बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर से होंगे। आज मैं आपको CS302 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें कुछ। एक तो सबसे पहले लिखा हुआ है A+B इंटू A+C। ये किसके बराबर होता है? A+BC के बराबर होता है। ये मैं आगे आपको लाज हैं कुछ वो भी बताऊंगा, उससे आपको कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सेस 8 कोड साइंस किसको साइंस करता है? -8। तो वो यहाँ पे मैंने पूरा टेबल लिखा हुआ है। ये टेबल आपने याद कर लेना है एज इट इज़। याद कैसे करना है आपको पता है? बाइनरी में कन्वर्जन कैसे होती है? 1 का ये आता है, 2 का 10 आता है, 3 का 11 आता है, 8 का 1000 होता है, -8 का। अब एक्सेस 8 में इसको क्या करते हैं कि ज़ीरो को फर्स्ट पे जो ज़ीरो है ना साइन बिट, इसको 1 में कन्वर्ट कर देना है। अगर 1 आ रहा है तो उसको 0 में कन्वर्ट कर देना है। तो ये आपकी एक्सेस 8 नोटेशन बन जाएगी। नेक्स्ट है कंपैरेटर की लिखी हुई है। याद रखने वाली चीज़ है कि कंपैरेटर सर्किट है जो वो मल्टीपल इनपुट्स लेता है। इनपुट्स का क्या मतलब है? किसी भी चीज़ में इनपुट, इधर से इनपुट जा रही है। इनपुट का टॉपिक आगे भी आएगा, उससे आपको और अंदाज़ा हो जाएगा। ये हमारे पास डिवाइस है, इसमें ये मल्टीपल इनपुट्स आ रही हैं और आउटपुट कितनी होंगी? 3 होंगी। इसके आप डायग्राम अगर निकाल के देखेंगे तो वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कंपैरेटर है जो उसमें मल्टीपल इनपुट्स होती हैं और 3 आउटपुट्स होती हैं। MCQs आ सकता है। और बाकी ये कंपैरेटर की डेफिनेशन लिखी हुई है। सर्किट कंपेयर टू सर्किट्स कंपेयर्स टू नंबर्स एंड सेट्स वन ऑफ its 3 output to 1 indicating the result of the comparison operation. A comparator circuit has multiple inputs and 3 outputs. Next है multiplexer. Multiplexer is digital switch that has several inputs and single output, also known as data selector. अब यहाँ पे क्या है कि इसमें several inputs हैं और single output है। जो पार्टिकुलर हाफ एडर होता है ये तो लैदा हो गया ना। इसके अलावा एक और MCQs है। पार्टिकुलर जो हाफ एडर होता है उसमें 2 इनपुट और 2 आउटपुट होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ प्रोग्रामर अरे लॉजिक PAL, इसके अंदर कितनी इनपुट होती हैं? मैनी इनपुट होती हैं और मल्टीपल आउटपुट्स होती हैं। ये 3-4 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें आपसे इनपुट और आउटपुट्स के बारे में पूछा जाएगा। तो वो मैंने यहाँ पे चारों इकट्ठे करके लिख दिए थे। ये पेज 43 पे आप देख सकते हैं जाके, यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है GAL। क्या होता है? GL इज़ एक्रोनीम ऑफ जेनरिक अरे लॉजिक। OLMCS क्या होता है? आउटपुट लॉजिक मैक्रो सेल्स। उसके बाद कुछ लॉज हैं। कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो ये लॉ है एडिशन के लिए A+B B+A के बराबर होता है, दोनों सेम होते हैं। इसकी एग्जांपल हम कुछ इस तरह देंगे। 2 + 2 = क्या आता है? 4 ही आता है। और अगर 2 + 3 करते हैं, अगर 3 + 2 करें तो फिर भी 5 ही आएगा, यहाँ पे भी 5 आएगा। तो प्लस A पहले रखने हैं, बाद में रख दे। कम्यूटेटिव लॉ में एडिशन वही सेम आता है। अब इसकी एग्जांपल डायग्राम में किस तरह होगी कि A को ये इनपुट मैंने आपको पीछे बताया था ना कि इनपुट किस तरह देते हैं। तो A की इनपुट ऊपर है, B की इनपुट नीचे है। दूसरे में क्या है? B की ऊपर है, A की नीचे है। तो जवाब आउटपुट वही सेम आई है दोनों की। मल्टीप्लिकेशन में AB = BA होता है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये आपने याद रखने हैं। इसमें भी इसी तरह डायग्राम में AB और BA, लेकिन जवाब दोनों का सेम है, AB ही है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है? इसमें ABC होता है, A+B+C = A+B+C। ये भी आपने एज इट इज़ याद रखने हैं। इनकी अगर हम डायग्राम बनाएं तो वो भी कुछ इसी तरह ही बनेगी। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ ऑफ फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपको MCQs में पूछे जा सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें भी ये यूज़ होंगे। इसमें क्या होता है? A × B × C = AB × C। ये भी आपने एज इट इज़ याद करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन सा होता है? A × B+C। और ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है A × B जमा A × C। ये A × B जमा A × C लिखा हुआ है, इसके बराबर होता है। नेक्स्ट है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ कौन कौन से होते हैं? अगर AB के ऊपर बार है, कंप्लीमेंट कहेंगे इसको। AB का कंप्लीमेंट = A कंप्लीमेंट + B कंप्लीमेंट के बराबर होता है। इसी तरह अगर ABC 3, ये 2 रकम है ना, 3 हो जाए तो फिर भी ऐसा ही होगा। X Y Z या ABC अपनी मर्जी है, जो भी लिख लें यहाँ पे। ABC सेपरेट करके उनके ऊपर बार हो तो जब उनको दूसरी तरफ लिखेंगे तो सेपरेट की जगह बार सबका आ जाएगा, कंप्लीमेंट सबका इकट्ठा लेंगे और दरमियान में प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट है A+B का कंप्लीमेंट = A कंप्लीमेंट B कंप्लीमेंट। ये वही हो गया कि पहले हम मल्टीप्लिकेशन पहले कर रहे थे और बाद में प्लस कर रहे थे। इसमें प्लस पहले कर दिया और मल्टीप्लिकेशन बाद में कर दी। नेक्स्ट इसमें क्या है कि A+B × C × A × C + B = किसके बराबर होता है? ये 1 हो गया, 2, 3, 4 और ये पूरा 5वां। तो ये आपने एज इट इज़ याद करने हैं, डिमॉर्गन्स लॉ है।
नेक्स्ट है डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर हैज़ 10 इनपुट्स। अब ये याद रखें 10 इनपुट्स हैं। अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो डायग्राम में आपको 10 इनपुट्स नज़र आ रही हैं। ये 1 2 3 4 गिनती करें तो ये 10 बनती है, 10 इनपुट्स इसको मिल रही हैं। नेक्स्ट है फॉर द डेसिमल डिजिट्स 0 to 9, 0 to 9 ये मैंने लिखा हुआ है, 0 to 9 10 डिजिट्स 10 इनपुट से मिली है इसे। एंड 4 आउटपुट्स, 4 आउटपुट्स कौन सी हैं ये आप देखेंगे 1 2 3 4 4 आउटपुट्स हैं। इसकी डायग्राम कुछ इस तरह की, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम का कहा जाए या फिर वैसे उन्होंने एक्सप्लेनेशन मांगी हो तो ये आपने लिख देना है। नेक्स्ट है 4 आउटपुट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द 4 बिट बीसीडी आउटपुट। द 7 4 ये आपने एस याद करना है, ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इज द डेसिमल टू बीसीडी प्रायोरिटी एनकोडर इज यूज्ड एज अ कीपैड एनकोडर। A telephone keypad has digits 0 to 9. The keypad is connected to the encoder through pull up resistors। ये आपने एक्सप्लेनेशन, बहुत लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको लॉन्ग में पूछा जाए तो आपने एक्सप्लेनेशन लिख देनी है, और अगर डायग्राम का कहें तो वो भी साथ लिख देनी है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजीली याद हो जाएगी आपको। नेक्स्ट है एसओपी क्या होता है और पीओएस क्या होता है। ये आपको एमसीक्यूज में ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं, और अगर लॉन्ग में आए तो उसमें आपको यह है कि कोई ना कोई फार्मूला इसका बताना पड़ेगा। एसओपी क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो मैं आपको समझाता हूँ। उसने कहा कि सम करना है ऑफ किस चीज़ का, प्रोडक्ट फॉर्म का। प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, मतलब कोई चीज़ अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो उस चीज़ का सम करना है। व्हेन 2 और मोर प्रोडक्ट टर्म्स आर सम्ड बाय बूलियन एडिशन द रिजल्ट इज द SOM, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। अब इसको हम लेके आते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। सम हमने किस चीज़ का करना है, जब दो चीज़ें प्रोडक्ट, दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। अब ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एक और चीज़ इसका भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इन चीज़ों का सम करना है। सम ऑफ 2 थिंग्स, इसका सम करेंगे तो ये क्या बन गया, SOP की एग्जांपल बन गई। अब नीचे देखें, ये AB आपस में प्रोडक्ट हो रहा है, इनका मल्टीप्लिकेशन हो रही है, और ABC ये भी प्रोडक्ट है, तो इन दोनों को सम किया हुआ है, तो ये एग्जांपल बनेगी SOP की। आपसे भी पूछा जा सकता है कि इनको आइडेंटिफाई करें कि इनमें से SOP कौन सी है, POS कौन सा है। नेक्स्ट है ABC की एग्जांपल है। ABC ये देखिए प्रोडक्ट है, CBE भी प्रोडक्ट है, BCD भी प्रोडक्ट है, तो इन तीनों को प्लस करना SOP की एग्जांपल कहलाएगा। ये मिन टर्म्स होती हैं। नेक्स्ट है जो POS में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम। वहाँ पे क्या था, सम करना था जो प्रोडक्ट हो रही हैं, इसमें प्रोडक्ट करना है जो सम हो रही हैं। अब इसमें क्या है, ये भी प्लस हो रही है, ये भी प्लस हो रही है, इन दोनों को प्रोडक्ट करना है, तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। व्हेन 2 और मोर सम टर्म्स आर मल्टीप्लाइड बाय बूलियन मल्टीप्लिकेशन द रिजल्ट इज़ द POS, प्रोडक्ट ऑफ सम। ये इसकी एग्जांपल आ गई। नेक्स्ट इसमें यह है कि इसमें ज़ीरोज़ होता है और इसमें वंस होता है, ये भी आपको MCQs में पूछा जा सकता है। और ये ऊपर वाली मिन टर्म है, ये मैक्स टर्म है। नेक्स्ट है लॉजिक गेट, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। इनकी मैंने ये डायग्राम बनाई हुई है। और गेट कौन सा होता है, इसके टेबल्स मैंने समझाए थे शायद CS 101 में, वो भी मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, शायद आगे लिखे हो कहीं। और गेट की डायग्राम इस तरह की कुछ होती है, ये एंड गेट की है और ये नॉट गेट की है। इनमें आप देखेंगे ये इनपुट है, यहाँ पे AB X Y Z जो भी कुछ भी लिखा जा सकता है, और यहाँ से आउटपुट है। तो ये तीनों की नॉट गेट की क्या होता है, नॉट गेट में सेम और गेट होता है, और उसके आगे ना ट्राइंगल होती है, ट्राइंगल के आगे एक छोटा सा गोल दायरा होता है जो नॉट गेट बना देता है। अगर आप दायरा नहीं लगाएंगे तो ये बुफर की भी जो होती है ना डायग्राम, बुफर की डायग्राम कुछ इस तरह से होती है। ये बुफर की बनती है, उसके एक ऊपर चली जाती है, नीचे उसकी इनपुट कुछ इस तरह से होती है। ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, लेकिन अगर आप इसमें दायरा लगा दें और ये ख़त्म करके इधर ले आएँ तो ये नॉट की बन जाएगी। तो ये ख्याल रखिएगा, ये नॉट गेट की है, बुफर की भी इंशाल्लाह आगे आएगी, तो मैं आपको समझाता हूँ। ये आगे आ चुकी है ट्राई बुफर की। पहले हम ये करते हैं, ये देखें, ये ट्राई स्टेट बुफर इज़ अ नॉट गेट विद कंट्रोल लाइन। ये नॉट गेट होता है लेकिन विद कंट्रोल लाइन। अब ये भी देखें, इसमें इनपुट एक ही है, वहाँ पे 2 इनपुट थी। नॉट गेट में भी एक इनपुट होती है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, नॉट गेट में भी एक इनपुट होती है। नॉट गेट का मतलब क्या होता है, अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दो, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर दो। अब यहाँ पे अगर 0 होगा तो इधर 1 आ जाएगा, अगर यहाँ पे 1 होगा तो इधर 0 आ जाएगा। तो इसमें एक इनपुट और एक ही आउटपुट होती है। बाकी लॉजिक गेट्स में 2 इनपुट होती हैं और एक आउटपुट, या 3 भी हो सकती हैं, 2 होती हैं बल्कि। नॉट गेट में एक ही इनपुट होती है। और इसमें क्या है कि सेम नॉट गेट को लिख के एक उन्होंने कहा कि कंट्रोल लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर देनी है आपने, वो कौन सी है, ट्राई स्टेट कंट्रोल लाइन, और वो ऊपर से ऐड होगी। सब इसमें सिंबल भी है, ये गोल दायरा भी आ रहा है ट्राई स्टेट की वजह से, इसका नाम क्या है, बुफर है। ट्राई स्टेट बुफर की डायग्राम ये होगी। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट लॉ, एन इनपुट दैट इज़ एंड और ओड विद इटसेल्फ इज इक्वल टू दैट इनपुट।
अब उसने कहा है कि अगर कोई इनपुट डेट इज़ एंड इट सेल्फ इज़ इक्वल, अगर ए मल्टीप्लाई बाई ए इज़ इक्वल टू ए, ये कब होता है, ये किस लॉ के तहत होता है? तो इंडेम्पोटेंट लॉ है जो, उसके तहत अगर किसी दो चीज़ों को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसकी जो फर्स्ट इनपुट होती है वही उसका जवाब होता है, या फिर अगर प्लस किया जाए दो चीज़ों को तो उसका जवाब वही पहला होता है। अगर हम यहाँ पे करेंगे b प्लस बी तो इसका जवाब b होगा। ये किस लॉ के तहत होता है? ये इंडेम्पोटेंट लॉ के तहत होता है। ये आपने ये लॉ याद रखना है। मे बी इसकी आपको MCQs के थ्रू आ जाए या फिर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट है लॉजिक गेट्स की कुछ और एग्जाम्पल नहीं, डायग्राम। ये और गेट हो गया, ये नॉर गेट हो गया। नॉर गेट में आप देखेंगे नॉट के साथ ये दायरा भी है। एंड गेट हो गया, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट, नैंड गेट, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं सब। ये बुफर हो गया, ये नॉट बुफर हो गया। इसके ऊपर है हाफ एडर सर्किट। हाफ एडर सर्किट कौन सा होता है? द हाफ एडर लॉजिक सर्किट कैन बी डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द कैरी आउट बूलियन एक्सप्रेशन। इसकी डायग्राम लिखी हुई है नीचे, आप इससे इसको याद कर सकते हैं। आपने देखा है कि दो इनपुट है इसकी, ए और बी, और नीचे क्या है, एक सी आउट हो रहा है और एक ही सी आउट हो रही है। लेकिन हाफ के बाद फुल एडर हम पढ़ें, फुल एडर में क्या है कि सेम हाफ वाली उसने बनाई है डायग्राम, उसके बाद एक और अटैच किया जिसमें सी इन भी इनपुट में है, ए बी और सी इन। ये भी MCQ आ सकता है कि हाफ में दो इनपुट होती हैं और फुल एडर में 3 इनपुट होती हैं, और इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट ये मुझे लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एबल का। ABEL एंट्री मेथड यूज़ लॉजिक इक्वेशन। अब इसमें क्या है कि जो हम पीछे पढ़ के आए हैं नॉट एंड और एक्सोर, इसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हो गया उल्टा ही इसको कहेंगे, यहाँ पे एंड हो गया, ये हैश हो गई, और जहाँ भी आएगा उसको हैश कर देना। एक्सोर को क्या कर देना है, इसको डॉलर साइन कहते हैं। अब इसको मैं कुछ एक्सप्लेन करूँगा, पहले ये बूलियन एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। इसका आपको क्वेश्चन किस तरह आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। बूलियन में क्या है कि ए का कम्प्लीमेंट है ना, ए नॉट कहते हैं इसको। तो अभी हम इसको एबल में कैसे लिखेंगे, हमने ऊपर सारी डायग्राम इसकी सिंबल पढ़ ली हैं। अब ए का जहाँ पे कम्प्लीमेंट या ए नॉट आएगा तो इसको नॉट कहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा ही इसके साथ लगा देंगे। अगर ए मल्टीप्लाई बी हो रहा है तो मल्टीप्लाई ये किसका साइन है, ये एंड का साइन होता है। अब एंड की जगह हमने क्या लगाना है, ये वाला एंड लगाना है, तो हम यहाँ पे ए एंड बी कर देंगे। प्लस की जगह हमने हैश लगाना है, और इस तरह का जो सिंबल होगा उसकी जगह हमने डॉलर लगाना है। अब आपको जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। मुझे इस तरह के क्वेश्चन आए थे, 5 नंबर का एक क्वेश्चन था। अब इस तरह के आई थिंक 2 या 3 आए थे। अब इसको मैंने इसमें चेंजिंग करनी है। मैं क्या करूँगा, ए मल्टीप्लाई बी हो रहा है, ए मल्टीप्लाई की जगह मैं क्या लगाऊंगा, एंड लगाना था। ये देखिए ऊपर मल्टीप्लाई में एंड है, उसको एंड लगा के अब नेक्स्ट मैं देखूंगा बी के ऊपर कम्प्लीमेंट भी है, तो ये इस तरह बी आ जाएगा। इसी तरह इसका फुल आंसर लिखना है। ये आप 2-3 एग्जांपल्स कर लीजिएगा, चाहे गूगल से या हैंडआउट्स में होंगी। इस तरह का आपको लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है ड्रा द फंक्शन टेबल बाइनरी डिकोडर 2 to 4 डिकोडर। ये आपने याद रखना है, बाइनरी डिकोडर का जो टेबल है वो किस तरह होता है। इसमें इनपुट तो 2 ही होंगी। इनपुट जितनी भी है हमारे लॉजिक गेट्स में हो या किसी भी डिकोडर में, आप CES 302 में काफ़ी इनकोडर पढ़ेंगे, उसमें जितनी भी इनपुट्स हैं वो क्या होंगी। अगर तो 2 इनपुट हैं, देखें ना, ये 1 इनपुट और ये 2 इनपुट, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले 2 0, उसके बाद 2 1, फिर 0 1 0 1। अगर 3 हो जाती हैं तो इधर क्या होगा, 4 0 फिर 4 1। अगर इससे भी इधर जाएँ तो 8 0 8 1। सबसे पहले 0 से स्टार्ट होगा और एंड वाले उतने ही 1 होंगे। तो स्टार्ट जो इनपुट है वो कुछ इस तरह से होती हैं, 0 0 उसके बाद 1 1। अब इसमें आपने 0 0 1 1 0 1 0 1 इनपुट दे दी। आउटपुट कुछ इस तरह से है। ये आपने 2 to 4 डिकोडर है जो बाइनरी डिकोडर, उसमें याद रखना है, ये लाइन याद रखनी है कि आगे 4 आउटपुट होती हैं, 2 इनपुट 4 आउटपुट। 2 to 4 डिकोडर का क्या मतलब है, 2 इनपुट है और 4 आउटपुट है। 4 आउटपुट में आपने जस्ट एक इस तरह टेढ़ी लाइन देखनी है, वो 1 1 होगा और बाकी सारे 0 कर देने हैं। आप इसको इसी तरह याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है 2 to 4 डिकोडर। इसमें है MSI, वो बाइनरी डिकोडर था, ये MSI है, MSI डिकोडर। MSI डिकोडर में क्या है कि इसमें 3 इनपुट होंगी, लेकिन इनपुट किस तरह से होंगी। सबसे पहले ये एक लाइन है जिसमें 1 XX है और आगे इसकी सारी आउटपुट भी 1 1 है। बाकी वही चीज़ आ जाती है जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1। अब इसमें आउटपुट किस तरह है, इसमें ये टेढ़ी लाइन है,
ये वाली लाइन आपने 0 0 लिखनी है, बाकी सारे 1 आ जाएंगे। इसको भी आपने इसी तरह याद कर लेना है। नेक्स्ट है मिन टर्म और मैक्स टर्म। ये हम पीछे पढ़ के आए हैं। POS और SOP जब हमने पढ़ा था तो SOP क्या था, मिन टर्म था, और POS था मैक्स टर्म। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगी, डायग्राम कह रहा हूँ, टेबल कैसे बनेगा, जो मैंने आपको बताया कि जिसमें जितनी इनपुट्स होंगी उस हिसाब से पहले 0 आएगा, उसके बाद 1 आएगा। अब इसकी 3 इनपुट्स हैं ABC, तो 0 0 पहले लिखा 4 दफ़ा, फिर 1 लिखा, फिर 0 0 2 दफ़ा लिखा, फिर 1 0 1, उसके बाद 0 1 0 1 0 1। तो ये हो गई इसकी इनपुट। अब इसमें मिन टर्म कैसे बनेगी और मैक्स टर्म कैसे बनेगी। अच्छा, आप पीछे पढ़ के आए थे POS, और यहाँ से मैं आपको एक और कंसेप्ट दूंगा। SOP क्या था, मिन टर्म थी। मिन टर्म का क्या मतलब है कि आपने मल्टीप्लिकेशन करनी थी। POS में क्या था, मैक्स टर्म थी, प्लस करना था। तो हम देखेंगे कि हम यहाँ पे मिन टर्म में सब में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मैक्स टर्म में प्लस कर रहे हैं। और जो कम्प्लीमेंट है इसका क्या है, हम यहाँ पे देखें A का 0 है, जहाँ पे A का 0 है वहाँ पे कम्प्लीमेंट ऊपर आएगा, और जहाँ पे 0 0 आ गया, यहाँ पे 1 है तो C का कम्प्लीमेंट नहीं आएगा। टोटली इसी तरह है कि जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे C के ऊपर कम्प्लीमेंट नहीं है, सिंपल सी है, और जहाँ पे 0 है, A का 0 है तो फिर A के ऊपर कम्प्लीमेंट आएगा। ये टोटल इसी तरह बनेगा। अब एंड पे 1 1 1 है तो A इंटू B इंटू C, इसमें कहीं भी कम्प्लीमेंट नहीं है। मैक्स टर्म में क्या होगा, मैक्स टर्म में जहाँ पे 0 है वहाँ पे कम्प्लीमेंट नहीं आएगा। ये चेंज है इसमें। यहाँ पे 0 होने पे कम्प्लीमेंट होता था, यहाँ पे 0 होने पे कम्प्लीमेंट नहीं है, यहाँ पे 1 होने पे कम्प्लीमेंट होगा। ये देखिए C में 1 था तो C में कम्प्लीमेंट आ गया। ये भी सेम इसी तरह आप टेबल याद कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास नैंड बेस्ड SR लैच और नॉर बेस्ड SR लैच। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने ऐसे याद करना है। इसमें इनपुट किस तरह होती है, SR लैच में थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे इनपुट वही होगी SR की 0 0 1 1 0 1 0 1, यहाँ पे लिखना भी आपने SR ही है। ये आपने याद कैसे करना है कि आउटपुट इसकी जो नैंड है, नैंड के अंदर कुछ इस तरह होगी, 0 0 इनवैलिड होगा, 0 1 1 होगा, 1 0 0 और 1 1 QT होगा। जब नॉर में आएंगे, नॉर में इसका आप उल्ट भी कर सकते हैं कि ये QT एंड पे था, QT शुरू पे आ गया, 0 1 और एंड इनवैलिड। ये आपने ST याद कर लेना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं SR लैच के। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे टॉपिक ख़त्म होते हैं। ये मैंने बहुत ही कम, मतलब जो इंपॉर्टेंट थे, जो मुझे लगता था कि पेपर में आ सकते हैं, वो मैंने आपको समझाए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे देखें, वहाँ पे आपको CS 101, 201, 302, 304, 401, 601, 504 इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक सोल्व करके जैसे मैंने अब आपको समझाए हैं, इसी तरह ये सारे पेपर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर आप करंट पेपर जो अनसोल्व्ड हैं, मैंने 10 पेपर्स इकट्ठे करके तकरीबन इंग्लिश के भी ऑल कोर्स अपलोड किए हुए हैं, CS के भी ऑल कोर्स, PHY के जो इस वक्त करंट हो रहे हैं ना, उनके 10 पेपर्स तकरीबन मैंने इकट्ठे किए हैं, उनकी वीडियो बना के अपलोड की थी। पाक स्टडी के भी मिल जाएंगे, इस्लामियात भी, ज़ू भी, इसके अलावा भी काफ़ी हैं जो मैंने अपलोड किए हुए हैं। ये सब कुछ आपको मिड टर्म में भी मिल जाएगा और फाइनल टर्म में भी मिल जाएगा। फाइनल टर्म की भी प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगी और मिड टर्म की भी नज़र आ जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। CS 302 में कुछ टॉपिक्स और ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने कम ही समझाए हैं। बाकी इसमें और भी काफ़ी चीज़ें ऐड होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।